नमस्कार। छत्तीस के टीवी के अपनी बात में आपका स्वागत है। हम आपके सामने नए नए व्यक्तित्व से रूबरू उनको करवाते हैं। आज हमारे साथ हैं ओंकार लाल श्रीवास्तव, जो अपने आप में बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी कैसे बनते हैं, ये आप उनसे ही सुनेंगे। सर, बचपन से सफर प्रारंभ करते हैं, बताएंगे बचपन के बारे में। मेरा जो जन्म है वो पुराने बस्तर जिले के कांकेर के पास एक गांव है सरोना, वहां पर हुआ था। सरोना में पैदा होने के बाद फिर मेरे पिताजी की पोस्टिंग हलबा करके गांव में रही। हलबा में भी मैं स्कूल में तो नहीं गया। उसके बाद ये कौन सा सन, ये बताइएगा हमारे दर्शकों। सन 1966 में मेरा जन्म हुआ है और 31 दिसंबर मेरी जन्म तिथि है। और पहली जो कक्षा है वो मैंने केसकाल के पास एक विश्रामपुरी जगह है, वहां पर मैं पहली कक्षा पढ़ा। उसके बाद मेरे पिताजी फॉरेस्ट में थे तो हम लोग का ट्रांसफर हो गया और आमाबेड़ा करके अभी भी बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है अंतागढ़ के पास, वहां मेरे पापा जी रहे। तो वहां मैंने दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा की पढ़ाई मेरी वहां हुई। फिर पापा का स्थानांतरण हो गया फरस गांव, जो कि पहले नेशनल हाईवे 43 पे था। फरस गांव में प्राथमिक शाला 5वीं की वहीं में पढ़ा। फिर वहां के हायर सेकेंडरी स्कूल में 6वीं 7वीं पढ़ा। उसके बाद फिर पापा जी का मेरे स्थानांतरण हुआ तो हम लोग कांकेर पहुंच गए। कांकेर में नरहरदेव हायर सेकेंडरी स्कूल में मेरी 8वीं 9वीं की पढ़ाई हुई। उस जमाने में उस स्कूल में 9वीं में एडमिशन के लिए एग्जाम हुआ करता था, एंट्रेंस एग्जाम। हाँ, आर्ट्स, मैथ्स और बायोलॉजी। तो मैं यहाँ इस बात का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा कि मेरी दोनों बड़ी दीदियां बायो पढ़ती थी उसी स्कूल में। और जब एग्जाम हुआ तो मेरे को मैथ्स में 25 मिला और बायो में मिला 24, आर्ट्स में मिला 21। तो मेरे पापा ही चाहते थे कि मैं बायो पढ़ूं और उन्होंने मेरा नाम बायोलॉजी में लिखा दिया। जब मैं अगले दिन स्कूल गया तो मेरे को बोला गया तुम बायोलॉजी पढ़ो। लेकिन हमारे प्रिंसिपल सर भी, सभी लोग जानते थे मेरे को, मतलब वहां पर काफी थोड़ा पढ़ने में मैं ठीक था। तो सर से मैंने निवेदन किया कि मैं गणित पढ़ना चाहता हूँ। तो बोले तुम्हारे पापा जी डांटेंगे। मैंने कहा कि पापा जी को मैं समझा लूंगा। और फिर मैं गणित में नाम लिखा दिया क्योंकि ज्यादा नंबर था। बोले एक ही नंबर कम है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम पढ़ लोगे। तो इस तरह से मैं गणित पढ़ा। और मुझे लगता है कि जो बच्चा होता है उसके मन में जो विषय होते हैं, जैसे मुझे, तो मैं गणित लिया और आज मेरा प्रोफेशन, मैं गणित का ही सहायक प्राध्यापक हूँ, या गणित में ही मेरी रिसर्च आगे बढ़ी और उसमें मैं आज मतलब जीवन मेरा उसी से गुजर रहा है। तो एक बड़ा चेंज था। पहले उस जमाने में, लगभग बात 1978 के आसपास की होगी, तो बच्चे माँ बाप का बिल्कुल विरोध नहीं करते थे। इस तरह से फिर मैं 9वीं गणित में पढ़ा। फिर पापा का ट्रांसफर हो गया और 10वीं पढ़ने का काम मेरा केसकाल का जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वहां हुआ। यहाँ ये भी है कि हमारे जो प्रिंसिपल थे कांकेर में, दत्ता सर, बहुत डिवोटेड व्यक्ति थे। कई नई नई चीजों के बारे में बताते थे। और नरहरदेव स्कूल बड़ा नामी स्कूल हुआ करता था उस जमाने में। और जब मैं केसकाल पहुंचा तो वहां हमारी प्रिंसिपल वेस्ली मैडम थी। वेस्ली मैडम भी काफी बाद में, मैं जब प्रोफेसर बन गया, छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज में प्रोफेसर था, तो मैडम उस समय मध्य प्रदेश की बड़ी अधिकारी बन चुकी थी ट्राइबल डिपार्टमेंट। संयोग से वो दौरे पे आई और जब मेरे को देखी तो गले में लगा ली। मतलब बहुत प्रतिभावान थी। तो कई ऐसे प्राचार्यों से भी हमको संरक्षण मिला एक प्रकार से। और उसके पहले मैं इसका उल्लेख भी करना चाहूंगा कि जब मैं फरस गांव पढ़ता था वहां पिल्ले सर प्रिंसिपल थे। पिल्ले सर की तीनों लड़कियां खेल में अच्छी थी। आज भी उनकी तीनों लड़कियां बहुत अच्छे जॉब में हैं, लड़का भी बहुत अच्छे जॉब में।
तो पिल्ले सर भी बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया करते थे। सर उसमें जो बचपन पूरा पूरा बचपन ही आपका जंगल में बीता है, तो बचपन का ऐसा कोई वाकया बताएंगे जंगल या पेड़ पौधे या पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो आज तक आपको याद है, और आप जाने माने पर्यावरणविद हैं, वो बताएंगे वो नहीं, बचपन वो में। भी मैं बताऊंगा। मैं थोड़ा सा अभी जस्ट 10वीं बताया मैंने, 10वीं केसकाल जंगली क्षेत्र, शुद्ध जंगल। अभी भी बस्तर में केसकाल घाटी प्रसिद्ध है। पूरी घाटी और उसके आसपास पूरा जंगल हम लोग पैदल घूमते थे। और फिर हमारे पापा का ट्रांसफर हुआ जगदलपुर, और कांगेर घाटी सुनते होंगे। कांगेर घाटी पापा के अंडर में थी। रेंज अफसर जगदलपुर पापा बने, और मैं जगदलपुर में रहा, 11वीं वहां पढ़ा। बस्तर हायर सेकेंडरी स्कूल, वो भी बड़ा अच्छा स्कूल है। और फिर पीजी कॉलेज जगदलपुर में फर्स्ट ईयर पढ़ा। तो एक तो बचपन से पापा जी फॉरेस्ट में थे, तो जब वो कहीं संडे वनडे को दौरे में जाते थे तो मैं भी कई बार उनके साथ चला जाता था। दूसरा, जब जंगल में जाता था तो मैं देखता था, जैसे आपने पूछा ये प्रश्न कि आपको ये पेड़ पौधा या औषधि पौधों में स्पेशली मेरा इंटरेस्ट क्यों है, तो फरसगांव घटना है। फरसगांव में मैं जब 7वीं में पढ़ता था तो हमारा स्कूल कच्चे सड़क पे था, अंदर है, बस्ती के थोड़े अंदर में। तो हम लोग प्राय पैदल जाते थे, और मेरी दीदी की एक सहेली साइकिल से आई, वो दीदी के साथ पैदल चलने लगी। मैंने कहा दीदी मैं आपकी साइकिल चलाता हूँ। मैं उनकी साइकिल में अपना बस्ता लगा के और चलाने लगा, और संयोग से मैं गिर गया। तो जिस जगह में गिरा वो एक लकड़ी का ठूंठ था, तो मेरा हाथ यहाँ से टूट गया। और जब मैं देखा तो ये इधर निकल गया था, तो मैं ऐसा पकड़ा तो फिर बैठ गया। तो मैं उसको फिर छोड़ा, फिर चला गया, फिर पकड़ लिया। अब मैं समझ गया कि मेरा हाथ टूट चुका है। तो तब तक मेरी दीदी लोग पैदल जो चल रहे थे आ गए, तो लोग रोने लगे, बताओ क्या हुआ। तो मैं छोड़ता नहीं था, छोड़ूंगा तो पता चल जाएगा। बोला कुछ नहीं, ऐसी चोट लगी, चलो स्कूल। तो हमारे एक सर आए, वो फिर डांटे कि दिखा, तो छोड़ा तो फिर पता चल गया। बोले इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है और घर जाओ। तो हम लोग सब वापस स्कूल जाने के बजाय घर आए, और घर आए तो फिर ये हुआ कि डॉक्टर से वो करा लो। तो वहाँ एक डॉक्टर थे चौरसिया, उन्होंने मेरी हड्डी को जैसा भी होता है प्लास्टर लगा के जोड़ दिया। पापा जी दौरे में गए हुए थे, शाम को जब लौटे देखे, फिर उन्हीं डॉक्टर साहब ने पापा को सलाह दी, केसकाल के पास एक जगह है सिंगनपुर। सिंगनपुर में एक व्यक्ति था जो हड्डी जोड़ता था, जैसे अपने यहाँ कापसी है। तो सिंगनपुर हमको ले जाया गया, और सिंगनपुर में वो एक दादा थे, उन्होंने हाथ को देखा, वो प्लास्टर पूरा खोल दिया, और कुछ चटनी टाइप का पीस के पत्तों का और मेरे हाथ में लगा दिया, और बांस की ऐसी खपच्ची बांध दिया। बोला 7 दिन में जुड़ जाएगा। तो हम लोग घर आ गए। घर आए तो घर में आने के बाद जैसे पहले थोड़ा सूजन उजन रहती थी, मेरा हाथ काफी 7वें दिन ही काफी अच्छा लगने लगा। और फिर वो जब हम लोग गए तो उन्होंने खोल दिया और कुछ तेल दिया मालिश करने, हल्की सी मालिश। और तब से मेरा ये हाथ, मतलब यदि किसी को मैं ना बताऊं कि टूटा था, कोई जान नहीं सकता कि हाथ टूटा था। क्योंकि बाद में मैं कुश्ती भी खेला, वेट लिफ्टिंग भी खूब किया, मतलब बाद के जीवन में कभी इसमें कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं आई। लेकिन वो जो समय था, वो जो मतलब एक्सीडेंट हुआ मेरा, मैं यदि साइकिल से गिरा नहीं होता तो शायद वो सिंगनपुर नहीं जाता। तो बचपन से मैं पेड़ पौधे पत्ती वत्ती इकट्ठा तो करता था, कभी कभी फूल पौधे लगा रहे ये वो। लेकिन उस घटना ने मेरे मन में पैदा किया कि यार ये पौधों से तो देखो, डॉक्टर साहब बोले थे 2-3 महीना लगेगा, कम से कम 1 महीने 1.5 महीने लगेगा ही लगेगा, ये 7 दिन में जोड़ दिया। तो मेरे मन में प्रश्न आया। और फिर जब भी, जैसे बाद में बताया, मैं जब कांकेर में पापा रहे, जहां भी रहे, तो मैं बस्तर के जंगल खूब घूमा। अब संयोग देखिए कि बस्तर, पापा दंतेवाड़ा रेंज अफसर भी रहे, भैरमगढ़ जो बहुत खतरनाक, जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था तो पापा भैरमगढ़ के रेंज अफसर थे। भैरमगढ़, बीजापुर, उधर पापा थे। तो मैं जब भी छुट्टी में जाता था तो उधर के पूरे जंगल घूमा। वहां के बैगा गुनिया लोग के साथ में कुछ कुछ ऐसी जड़ी बूटी दवाई पौधा घर में लाके लगाओ, ये शौक टाइप का हो गया। फिर कुछ लोगों को मैं बताता भी था कि इससे फायदा होता है, कुछ लोग उसका उपयोग अभी भी करते हैं। ग्रीन मेडिसिन के नाम से मैं
मतलब लोगों को बताता हूँ, लोग उपयोग करते हैं और बहुत लोग मेरे पास आके बोलते हैं हाँ सर उसका असर अच्छा है। सर पेड़ पौधे खासकर औषधि पौधे उससे आपको विशेष लगाव, लगातार उसमें काम करना, सोचना, बताना और पर्यावरण के प्रति इसमें फिर मैथ्स। हाँ, अभी थोड़ी इस कहानी पहले पर्यावरण वाली बता दूं। देखिए, फिर पापा का ट्रांसफर दंतेवाड़ा से सीधे हुआ, पापा बनाए गए सांगा खेड़ा रेंज अफसर। सांगा खेड़ा है ना पचमढ़ी का निचला हिस्सा, बस छिंदवाड़ा जिले में तामिया उनका हेडक्वार्टर था। बहुत फेमस जगह है पर्यटन की दृष्टि से। तो पापा वहां के रेंज अफसर बने और मेरा एडमिशन पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा में हुआ। अब देखिए, ये पूरा जो एरिया है, इवन सीता नदी जो विश्रामपुरी बताया, वहां से सीता नदी अभयारण्य पास पड़ता है। इधर मैं घूमा, केशकाल घाटी घूमा, नारायणपुर वाला इलाका भी मेरा पूरा घूमा हुआ था, अंतागढ़, नारायणपुर। और फिर मैं दंतेवाड़ा घूमा और फिर समझिए डेस्टिनी जिसको कहते प्रारब्ध मेरे को कहाँ ले गया, छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के औषधि पौधे का जो मेरा एक वो है, रेड डाटा बुक में हमारे सजेशन स्वीकार किए गए हैं IUCN की। तो उसमें समझिए वो जो जंगल हमने घूमा, सांगा खेड़ा रेंज और उसके आसपास का पूरा तामिया, पातालकोट है वहां एक, हमारा एक रिसर्च पातालकोट पे भी हमारा रिसर्च है। तो वो सब जो घूमा हुआ हिस्सा है, वहां की जो जड़ी बूटियां और वो, तो हमें वो अच्छी लगी। अब इधर हम BSc किए, अच्छे नंबर से पास हुए, फिर MSc किए, MSc में भी अच्छे नंबर पाए और संयोग देखिए कि PSC से पोस्ट निकली तो सहायक प्राध्यापक हो गए। तो गणित में इंटरेस्ट था ही। अच्छा, ये जो है सारी विद्याएं प्राच्य विद्या में आती हैं, एंशिएंट नॉलेज कहलाता है इसको। आजकल एंशिएंट नॉलेज सिस्टम IKS कह रहे हैं, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। तो फिर हमारी रुचि हुई कि भाई संस्कृत में बहुत सारा ज्ञान है, तो वेदों को भी पढ़ा। हमारे कुछ रिसर्च पेपर वेदों के गणित पे हैं। वेदों का गणित और जो आजकल वैदिक गणित बोला जाता है, इसमें बड़ा डिफरेंस है। यहां मैं भी बताना चाहूंगा, वैदिक गणित का वेदों से कोई संबंध नहीं है। हाँ, खुद उन्होंने लिखा है, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने खुद भी लिखा है, लेकिन नाम उसका एक रखने से ऐसा लोगों को लगता है कि ये वेदों से निकला है। वो जो 16 सूत्र हैं, उनका वेदों से कोई संबंध नहीं है। ये महत्वपूर्ण है, आपकी इस बातचीत में भी बता दूं। इसके अलावा जब हम बड़े हुए, PhD करने के लिए सोच रहे थे, तो हमारा एक दोस्त है अमित जैन, वो भी मेरे साथ, हम लोग एक ही दिन ज्वाइन किए। देखिए नौकरी, मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट छिंदवाड़ा जिले में ही जुन्नार देव करके जगह है, उसके गवर्नमेंट कॉलेज में अपॉइंटमेंट हुआ। और मैं जिस दिन ज्वाइन किया 27 सितंबर 1993 को, हम लोग वैसे 1990 PSC वाले हैं, लेकिन ज्वाइनिंग हमारी 27 सितंबर 1993 को हुई। उसी दिन अमित जैन ज्वाइन करा, वो भोपाल का था। कुछ हम लोग ऐसी बात करते थे, उसने एक दिन कहा कि तू इतना प्राचीन पढ़ता है, हमारे जैनों के किताबों में बहुत प्राचीन चीजें हैं, चल अपन आचार्य विद्यासागर जी महाराज छिंदवाड़ा आए हैं, तेरे को मिलाता हूं। तो हम लोग दोनों गए, उनको प्रणाम किए। आचार्य श्री को उसने बताया कि ये पर्यावरण में बड़ा रुचि रखता है, पुरानी चीजें पढ़ता है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा, हमारे जैनों में तो गणित भी बहुत अच्छा है, इस पे काम करो, पढ़ो, शोध कर सकते। मैंने अपनी थीसिस में उनको धन्यवाद दिया हूं इस बात के लिए। अभी भी आचार्य श्री का आशीर्वाद था कि मैं फिर जैन गणित की ओर मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ। वेदों के गणित पे तो था ही, एंशिएंट मैथमेटिक्स जो है उस पे भी मैं काम कर रहा था। और फिर मेरी PhD मैंने जैन धर्म के गणित में, एक 975 AD में आचार्य श्री हुए नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, उनके किताबों से मैंने, उनकी कई किताबें हैं 5-6, उस पे फिर काम किया और एक पूरा थीसिस मेरी बनी। इस तरह से समझिए कि हमारे संस्कृत में जो गणित है उस पे तो मेरा काम है ही, जैन लोगों के गणित पे भी मैंने काम किया और कुछ मेरा कंट्रीब्यूशन है। मतलब ये जो आप संस्कृत गणित बोल रहे हैं, वैदिक गणित बोल रहे हैं, जैन गणित बोल रहे हैं, इसमें अंतर है? अंतर ये सभी भारतीय गणित है,
पहला। लेकिन इसमें अंतर यह है कि जो संस्कृत ग्रंथों में गणित है, जैसे हम लोग आर्यभट्ट का नाम आप सुने होंगे, या जैसा मैंने बताया वेदों में भी मेरा ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है। यानी जो लोग वेदों को पढ़ते हैं अधिकांशतः वो लोग वेद को, कई लोग तो वेद पढ़े ही नहीं रहते, बोलते बस। तो मैंने वेदों को अच्छे से पढ़ा, मैं और मेरी पत्नी भी इस कार्य में, मेरी जब शादी हो गई तो वो बहुत सहयोग करी, क्योंकि वो संस्कृत में बीए थी, एमए और जेआरएफ तो थी उस जमाने की, और पीएचडी उन्होंने किया हुआ था, शादी के समय ही वो पीएचडी थी, मैं नहीं था। तो वो मेरे को प्रोत्साहित करती थी, तो दोनों लोग संस्कृत तो पढ़ते ही थे। जब ये आचार्य श्री ने कहा तो आप देखेंगे जैन धर्म की जितनी किताबें प्राकृत में है, तो मैंने प्राकृत का अध्ययन किया, और प्राकृत से अभी हमारा रिसेंटली एक पेपर 2023 में छपा है, मर्सिन प्राइम्स इन त्रिलोकसार एंड गोम्मटसार करके पेपर है, रिसर्च पेपर है, लगभग 18 पेज का है। क्या है उसमें? उसमें यह है कि उस जमाने में 900 एडी में 981 के आसपास नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने एक नंबर मर्सिन प्राइम करके दिया, जो कि आधुनिक गणित में 1640 में जो पैदा हुए थे मर्सिन, मेरिन मर्सिन, उनके नाम से अभी तक अट्रीब्यूटेड था। मतलब ये माना जाता था कि 1640 में पहली बार वो जानकारी में आया। उसको हमने सिद्ध किया अपने उस पेपर में कि वो तो उनके करीबन 700 साल पहले भारत देश में जैन धर्म के, अच्छा ये जो आचार्य थे कर्नाटक के पास श्रवण बेलगोला जो जगह है वहां पे आचार्य थे, तो वहां वो लिख चुके थे। ये बड़ी बात है। ऐसे ही एक फर्मेट्स नंबर इन त्रिलोकसार हमारा एक पेपर है, तो वो फर्मेट नंबर, फर्मेट भी जो है 1600 के आसपास ही पैदा हुए, 1600 के बाद, तो वो भी काम जो है वो पहले कर चुके थे। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, भारतीय जो विद्याएं हैं, एंशिएंट जो नॉलेज है। यदि अभी हम एक दिन पढ़ रहे थे तो एक किताब आई है एग्जैक्ट साइंसेस का सेंसस ऑफ एग्जैक्ट साइंसेस, डेविड पिंगरी हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, फिलाडेल्फिया से उनकी किताबें छपी हैं। उसमें वो लिखते हैं भारत में 1 लाख ऐसे ग्रंथ अभी भी हैं एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और इसके, जिसको अभी सीरियसली पढ़ा नहीं गया है। कहाँ? लाइब्रेरीज में है, भारत के बाहर हैं, भारत में भी कुछ हैं, लेकिन वो इंडियन नॉलेज सिस्टम को हमारी युवा पीढ़ी पढ़ नहीं रही है। यदि वो पढ़े, जैसे हम पढ़े, तो हम जवान थे, अब मतलब दूसरी तरफ पहुंच रहे हैं, 60 के करीब पहुंच रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते कुछ चीजें हमने खोजी। तो जो 1 लाख किताबें, सोचो मैं तो 5-6 ही किताब पढ़ा, या कुछ वेद, 4 वेद पढ़ा, कुछ उपनिषद को देखा, और ऐसे बहुत सारे विद्वान दुनिया भर के अब मेरे संपर्क में हैं जो भारत में नहीं है। अभी एक मैडम केलर है, फ्रांस में है, उनकी किताब आई है। एक किम प्लोफकर हैं, उनकी किताब आई है मैथमेटिक्स इन इंडिया, वो रहती हैं अमेरिका में। और इंडियन लोग अभी भी उतना अपने देश की चीजों को या उस भाषा को पढ़ ही नहीं रहे, जान ही नहीं रहे। संस्कृत को आप जब गहराई से पढ़ेंगे, जैसे मेरे को नहीं आता था तो मेरी पत्नी हेल्प करती हैं, प्राकृत में भी हम दोनों पढ़े, नहीं समझ में आया तो हमें हमारा अमित जैन, हमारा मित्र जो है, उसको हम तकलीफ देते हैं। तो इस तरह से, और कई जैन आचार्य, प्रोफेसर एलसी जैन ने उसमें मुझे बहुत सहयोग किया, और एक प्रोफेसर अनुपम जैन है, कुंद कुंद ज्ञानपीठ इंदौर में उनका वो है, वैसे वो आजकल एक चेयर बनी हुई है वहाँ अहिल्या विश्वविद्यालय में, उसके चेयर प्रोफेसर हैं। तो अनुपम जैन सर तो लगातार उन्होंने मुझे बहुत सारा साहित्य, और जब उनको मैं फोन किया फ्री ऑफ कास्ट, यानी कभी पैसा नहीं लिए, कोई भी फोटो कॉपी चाहे 10,000 पेज क्यों ना हो, उन्होंने मुझे फ्री में उपलब्ध कराई। और अभी कुछ दिन पहले ही वो बोल रहे थे, ओमकार तुमको और जो चाहिए आ जाओ, सब मिलेगा। सर मैं दर्शकों को ये बताएं, जैसे वैदिक गणित में तो आपने काफी कुछ रिसर्च किया है, कि कुछ विशेष बताएं, क्या प्रासंगिक, क्या फायदे हैं, किस तरीके से है, थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वैदिक गणित जो है वो अच्छी चीज है, लेकिन उसका वेदों से कोई संबंध नहीं। पहली बात, नंबर 1। तो नंबर 2, वैदिक गणित सामान्य गणित के प्रश्नों को हल करने में बहुत ज्यादा उपयोगी है। और मैं खुद भी वैदिक गणित की वर्कशॉप में कई जगह, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जिसको जेएनयू कहते हैं वहां, या अन्य बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, आईआईटीज में भी
जहाँ इसके कोर्सेज होते हैं वहाँ कई बार मैं लेक्चर व्याख्यान देने के देने। लिए आमंत्रित रहता हूँ स्पेशली। तो MIT मैसाचुसेट्स में भी हम लोग कभी कभी ऐसे कार्यक्रमों में भागीदारी करते हैं। तो वो बच्चों को जिनको कोई एग्जाम देना है तुरंत, जैसे बैंक एग्जाम है, मैथमेटिकल पोर्शन जिसमें जल्दी हल करना होता है, टाइम बाउंड होता है, कम समय में, उसमें बहुत उपयोगी है। तो वो आचार्य श्री भारती कृष्ण जी तीर्थ जी महाराज जो शंकराचार्य जी थे पुरी के, उन्होंने वो काम तो अच्छा किया और उस पे काफी आजकल कोर्सेज चल रहे हैं, तो उपयोगी तो है। तो इसमें जितने कॉम्पिटिटिव आपने बताया कि किस तरीके से खासकर गणितीय जो है उसको तेजी से बनाया हाँ, जा सके, तेजी से समय बने। बचाया मैं जा खुद सके, भी तो ऐसी वर्कशॉप कई बार करता कंपटीशन, हूँ। हाँ, हाँ, कंपटीशन के इसमें तो इसको उपयोग किया जा सकता है और उस पर ट्रेनिंग कोर्सेज हो रहे हैं। जैसे अभी बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, वहां भी मैं विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ। तो वहां जो करिकुलम डेवलपमेंट हुआ, पाठ्यक्रम निर्माण, उसमें हम लोग इसको डाले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जो अभी नया जो पाठ्यक्रम NEP, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसमें गणित में हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स को हम लोग शामिल किए हैं अभी। तो कुल मिला के जो बता रहे हैं, तो सरकार आपके इस ज्ञान का उपयोग कर पा रही है? सरकार ही तो हमको सुविधाएं देती है, जहां भी जाना रहता है, बहुत जगह जाने आने का खर्चा सरकार ही दे रही समझिए। पिछले साल हम IIT चेन्नई भी गए थे, मद्रास, IIT मद्रास, तो वहां भी हमारा एक लेक्चर था। आपके फेसबुक में उसमें, और ये आपसे सुना भी है, IIT खासकर पर्यावरण के मामले में बहुत IIT मद्रास का बहुत बताएं। बढ़िया कैंपस उसके था, बारे वहां में तो बताएं। हिरण भी अंदर घूमते हैं। IIT मुंबई बहुत अच्छा है और संयोग से इस साल अभी जनवरी में संभवतः मैं IIT गुवाहाटी जाऊंगा। नहीं तो एक वहाँ बताएं, लेक्चर शायद है। साइकिल या पर्यावरण हाँ, के पूरे जुड़े। बच्चों को साइकिल चलाना अनिवार्य है, अधिकांश टीचर साइकिल चलाते हैं, तो पूरा कैंपस वहां पर गाड़ी चलाना बच्चों के लिए मना है। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से पैदल चलना या साइकिलिंग, फिट इंडिया मूवमेंट जो चल रहा है, तो वो वहां पर पहले से बच्चे भी अडॉप्ट किए हुए हैं। मद्रास IIT में बच्चों को भी ये नहीं है कि मेरे को तो साइकिल चलाना पड़ रहा है, मेरा शोषण हो रहा है। जैसे कभी आप यहाँ कहेंगे तो कई लोग क्या है, जो छोटे छोटे स्कूल के बच्चे वो भी गाड़ी चला रहे हैं, और टीचर या उनके मम्मी पापा भी कहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो थक जाएगा। तो ऐसा नहीं है। और बहुत प्लीजेंट, जब देखिए अभी हमारा राजनांदगांव भी, मैं इस बारे में ये भी बोलना चाहूंगा, जब राजनांदगांव में 2019 में मैं बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। यहाँ चंद्रकांत कौशिक साहब थे और मधुसूदन यादव जी थे, सब लोग मिलकर के जो हम लोग काफी मतलब प्रोग्राम भी किए, वर्कशॉप्स, और हर मोहल्ले में घूमे, पेड़ पौधा लगाए, कई पौधे बड़े हो गए, पेड़ बन गए। कुछ दिन बाद हमारा राजनांदगांव भी सुंदर होगा, लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ कई लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। सड़क, विशेष रूप से सड़कों पे लोग दुकानें बढ़ा रहे हैं, उससे अल्टीमेटली हम ही लोग को नुकसान है, मतलब मुझे ही नुकसान है समझिए। क्योंकि यदि शुद्ध हवा हमें मिलेगी तो हम लोग ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। भले ही मैंने वहां कहा था, नगर निगम का जो एक गोविंद राम नीलमरकर, उसमें सभी लोग थे, पूरे अधिकारियों की ट्रेनिंग थी, तो मैंने कहा था शहर में एक कमरा आप तोड़ दो भले, लेकिन पेड़ लगाओ। मुझे खुशी है कि बहुत सारे शहर के लोगों ने अपने घर के सामने पौधा लगाया उस समय, और अब पेड़ दिखता है। आपका घर एक प्रकार से जड़ी बूटी का जो भंडार है आपने बना के रखा है, उसके बारे में बताएंगे क्या क्या लगा है? तो मशहूर नहीं है। अब हम लोग ऐसे जो सब कलेक्शन करते रहे, और करीबन मैं 36 साल से निःशुल्क पौधे बांट रहा हूँ। आप ये भी देखें, कोरोना में जैसे गिलोय, मैं भी उसमें लाभार्थी रहा। गिलोय पौधा जो कोरोना के समय फेमस हुआ, तो उसके लिए तो मुझे 2004 में रेड एंड व्हाइट अवार्ड मिल चुका है निःशुल्क वितरण के लिए। तब भी हम सैकड़ों गांव में लगवा चुके थे। पानी के मैनेजमेंट के लिए श्रमदान करा के मतलब गांव के लोगों को तैयार किए, और हमारे बच्चे, विशेष रूप से दिग्विजय कॉलेज जब मैं था तो हमारे बच्चे और गांव के लोग मिलके काफी अच्छा डैम बनाए, अभी भी लोग देख सकते, धनगांव में है। पीपल बरगद भी, हाँ, पीपल बरगद नीम ऐसे पौधों को प्रोत्साहित करना। फिर अपने घर में तो मैं लगाता ही हूँ, लगभग 225 प्रकार की जड़ी बूटियां हमारे खेत, और 225 प्रकार की भिन्न भिन्न, जिसमें कई इंडेंजर्ड भी है। इंडेंजर्ड मतलब वो
समझो कि पूरे छत्तीसगढ़ में 4-6 पौधा बचा है। ओ, तो ऐसे पौधे भी हम संकलित करके रखे हुए हैं कि लोग जाने। लेकिन अब क्या है, कुछ पौधे मैं जानता भी हूं तो बताता नहीं, कि यदि किसी को बता दो कि ये पौधा इतना उपयोगी है तो लोग उसको उखाड़ के उपयोग कर लेते हैं। जैसे आपके इस उसमें इंटरव्यू के माध्यम से मैं एक संदेश और देना चाहूंगा। एक अर्जुन का पेड़, आप लोग ये रानी सागर किनारे देखेंगे, ठूंठ बन गया है, काला हो गया है। कभी मेरे साथ चलेंगे तो मैं दिखा दूंगा, काला हो गया। मैं एक बार किसी को बताया था कि इसकी जो छाल है हृदय रोग के लिए बहुत अच्छी है, उसको पूरा लोग छील डाले और वो बेचारा सूख गया। तो शहर के अंदर ऐसे बहुत कम पेड़, एक मेरे घर तरफ भी है, लगाया हूं, लेकिन वो लोगों को ऐसा बताने से लोग लगाते नहीं। आप लगा लो, जैसे बेल पत्र उपयोग जरूर करेंगे, लगाएंगे। बेल पत्र बहुत उपयोगी है, बेल भगवान चढ़ाना है, बेल का पौधा लगा लो, खूब चढ़ाओ जितना चढ़ाना है। लेकिन लोग दूसरे घर का लगा हुआ को आप देखो, सड़क में कनेर का पौधा नहीं बचने देते। तो मैं लोगों से मतलब हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि भाई कम से कम जो सड़क में लगा सबके लिए लगा हुआ है, सुंदरता दिखे लोगों को। सुबह ही कई लोग झिल्ली लेके जाते हैं, दूसरों घरों का भी नोचते हैं, और जितनी भी सड़क किनारे कनेर को भी नहीं छोड़ते। सर आप कुछ मतलब आपके जो अंदाज है वो निराला है। वो कुछ मौसमी फलों के लिए आप लोगों को आमंत्रित करते हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? आपको क्या फीलिंग, भावना क्या है? उद्देश्य ये है कि जैसा बचपन से मैं बता रहा हूँ कि एक तो हमारे घर में ऐसी परंपरा रही, अम्मा पापा लोग सबको मतलब खाने पीने के लिए बुलाते थे, छोटी मोटी पार्टियां होती रहती थी, अभी भी। और बड़ा परिवार है, वैसे हम लोग जो पापा के 4 भाई हैं उनके 20 बच्चे, सब अभी भी सामूहिक है। दूसरा जैसे सहतूत, मेरे घर में सहतूत खाने के लिए मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। और मुझे इस बात को बताने में खुशी है कि ऐसे हजारों लोग हैं जिनने अपनी जिंदगी में पहली बार सहतूत मेरे यहाँ खाया, या कुछ लोग ऐसे हैं जो बचपन में खाए थे तो पेड़ पे टंग के अभी भी तोड़ के खाते हैं, उनको आनंद आता है। तो वो ऐसा फल है, बहुत डेलीकेटेड है, जल्दी खराब हो जाता है, तो लोग आते हैं, तोड़ते हैं, खाते हैं, ताजा ताजा आनंद आता है। अमरूद है, कई प्रकार के आम हैं, अल्फांसो जैसे बहुत महंगा बिकता है, वो भी हमारे घर है। तो कई लोग कहते हैं कि अरे सर बंदर आता है, मेरे घर भी बंदर आता है, कई बार आता है, लेकिन फिर भी बंदर हम लोग के खाने के लिए भी और खिलाने के लिए भी छोड़ देता है। तो अच्छा, और सब लोग लगाएंगे तो बंदर कितना खाएगा। और पहले यही बंदर, मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था तो बंदर कभी हमारे घर नहीं आता था, जंगल में भी दिखता था। जंगलों में जो फलदार पेड़ थे उसको भी मनुष्य ने नहीं छोड़ा, काट दिया, जलाऊ लकड़ी बना दिया। तो बंदर अब करे क्या, वो शहर की ओर आता है। तो हम यदि जंगलों में भी, जैसे हाथी की समस्या भी देखिए आप अपने, बहुत बढ़ गई। हाथी, पहले हाथी का एक क्षेत्र था और हाथी कटहल खाता था। मुझे याद है मैं जसपुर, अंबिकापुर सब घूमा हूँ। संयोग से मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का पूरे राज्य का प्रमुख रहा, तो पूरा राज्य घूमने का मेरा वो था, सब भगवान की कृपा से हुआ। तो मैंने देखा कि उधर जंगल में कटहल होता है, जहां ज्यादा हाथी हुआ करते थे, जो हाथी का क्षेत्र था। या बस्तर में आप देखिए बहुत कटहल हुआ करता था पहले। तो कटहल को हाथी बड़े शौक से खाता है, उसमें खुशबू उठती है, पकता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे फल है, बड़ा फल है कटहल, 5-6 किलो 10 किलो का हो जाता है, हाथी के लिए बहुत अच्छा है। तो हम लोग उन जंगलों के पेड़ों को काट के घर में भी नहीं लगाए। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यदि हम लोग घर में भी लगा लें तो कम से कम ये, और दूसरा जंगलों में भी फलदार पौधे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगाना चाहिए। सर आपके व्यक्तित्व के निर्माण में भाभी जी का कितना योगदान है? देखिए, पहले तो माता पिता जी का योगदान है, उसके बाद मेरे एक गुरुदेव हैं स्वामी भास्करानंद तीर्थ जी महाराज, मुझे शादी पहले 1989 में मिल गए थे, उनसे दीक्षा हुई थी मेरी। और फिर शादी हुई, तो शादी के बाद मेरी पत्नी भी बहुत मतलब अच्छी मिली, उनने भी मुझे काफी सहयोग किया, जैसे बताया संस्कृत पढ़ने में या अन्य चीजों में, कभी उन्होंने टोका नहीं। जैसे ये निःशुल्क बांट रहे हैं, कई बार खर्च कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फालतू खर्च लोग सोच सकते हैं, तो वो सब में उन्होंने हमेशा सहयोग किया। कभी कोई घर में उन्होंने ऐसा विवाद पैदा नहीं किया कि मैं कर ना पाऊं। या घूमने फिरने में, जैसे बहुत जगह जंगल जाना है
तो शादी के बाद भी, जब शादी कुछ ही महीने भी नहीं बीते हों, कुछ दिन बाद ही हम लोग घूमने गए थे शहडोल। तो शहडोल में थी पहले, तो अमरकंटक गए, तो अमरकंटक में भी हम औषधि पौधे और इस सब में बहुत देर उनको घुमाए। तो बड़े शहर की थी पहले, वो बरेली करके यूपी का बहुत फेमस शहर है, वहां की रहने वाली है। तो मेरे साथ बहुत सारे घने जंगलों में वो गई, और कई बार तो एकदम मतलब अकेले दो ही हम लोग रहते थे इस टाइप का, और तरह तरह के मौसम में वो रही हैं। और काफी मतलब अब क्या बोलना चाहिए कि अब व्यक्तित्व के विकास में तो नहीं, व्यक्तित्व का समर्थन उन्होंने किया है। आज तक का जो व्यक्तित्व है उनमें उनका हाँ, कितना तो वो मेरे कहने का तात्पर्य हाँ, ये था। तो व्यक्तित्व में वो उनका समर्पण जो है, जिस भाव से वो सब सेवा करती हैं, जैसे, तो उसके कारण हम काफी कुछ कर पाते हैं, नहीं तो कर ही नहीं पाए। सर, आप लोगों को जीवन शैली का, उनके जीवन शैली में जो आयुर्वेद है, पेड़ पौधे है, जो चलन है, उनके विषय में ज्ञान देते हैं और उनको जानकारी देते हैं कि कैसे इस तरीके से जिया जाए, जीवन शैली कैसे होनी चाहिए। हमारे दर्शकों को इस मामले में क्या आप बोलना चाहेंगे आयुर्वेद, और किस तरीके से उसका उपयोग किया जाए? मैं तो पहला यही कहना चाहूंगा कि जहां भी आप रहते हैं कुछ पेड़ जरूर लगाएं। पेड़ मतलब, जैसे कई लोग को पेड़ बोलो, तुलसी पौधा को पेड़ बोलते हैं। पेड़ मतलब बड़ा, नीम, आम के बारे में बताऊं, पितृपक्ष चल रहा है, आपने बड़े उस समय में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। शास्त्रों में आया है, आम्रश्च सिक्ताः पितरश्च प्रीताः। यदि कोई व्यक्ति आम का पेड़ लगाता है और उसकी सेवा करता है, पितर प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही पीपल, बरगद, बेल का पौधा लगाकर यदि कोई बड़ा कर देता है, तो मैं एक दिन पढ़ रहा था कि ऐसा लिखा क्यों, तो मैंने देखा कि आप यदि देखेंगे पीपल पेड़ में, अपने नांदगांव में ही एसपी ऑफिस, डीएसपी ऑफिस जो है अपना जी रोड में, सामने मंदिर के पास में एक पीपल पेड़ में इतने सारे तोते होते हैं, इतने रहते हैं, हजारों सैकड़ों रहते हैं, और बहुत साल से पीपल में। तो जो उस पेड़ में रहेगा, सोएगा, वो उसके भाव आपके साथ जुड़ते हैं। ऐसे ही हर पेड़, जो बड़ा पेड़ है, चाहे वो बरगद हो, पीपल हो, जामुन हो, आपका नीम हो, उसमें बहुत सारी चिड़िया रहती है। मेरे घर में आप लोग तो आए हैं, बहुत सारी चिड़िया भी रहती है, गिलहरी भी रहती, बड़े खुश होके हम लोग पहचानती है। तो इस तरह, और मिट्ठू और ये सब तो बहुत सारे आते हैं। तो आप यदि वो लगाएंगे, तो जो कई बार मैं देखता हूँ गर्मियों में, कुछ बोलना नहीं चाहिए, कुछ ऐसे हमारे बड़े अखबार भी हैं जो कहते हैं कि सकोरा लगा दो पेड़ पे, कहीं पे खंबे में, तो वो खंबे में सकोरा, तो गर्मी में पानी सूख जाएगा। उसके बजाय आप पेड़ लगा दें, आपको अपने आप पेड़ में चिड़िया आएगी, और पानी तो कहीं से भी उड़ के पी के आ जाएगी। थोड़ी दूर में कहीं ना कहीं तालाब है। हमारा छत्तीसगढ़ इस मामले में बड़ा समृद्ध था कि हर गांव में खूब तालाब होते थे। रतनपुर में 700 तालाब थे, ऐसा आता है उल्लेख, 700, अब नहीं है। राजनांदगांव में भी कई तालाब को पाट के कुछ और बना दिया गया। इसलिए तालाबों को बचाएं। नदियों किनारे जो आप एक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि शिवनाथ नदी के किनारे आरती के माध्यम से कम आप लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न गांव में जा रहे हैं। मैं भी कुछ जगह पे उपस्थित हुआ हूं। और नदी किनारे वृक्षारोपण भी हमारी स्कीम में रहा है, हम खुद भी किए हैं, करवाए हैं। बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ के सरपंच, पंच लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए। बहुत सारे गांव, बच्चे हमारे, जैसे पार्री नाला गांव का मैं जरूर उल्लेख करूंगा, इधर भंवरमरा, जो कि वहां पर 10, 11, 12 साल से लोग पौधा लगा रहे हैं, पेड़ बना रहे हैं, लोग कर रहे हैं, मैं तो केवल उपस्थित होता हूँ। कई जगह आप लोग भी गए हैं। और भी कई गांव हैं आसपास राजनांदगांव जिले में। लिटिया में देखिए, सड़क किनारे बहुत से आम के पेड़ भी बड़े कर दिए, लोगों ने किया, लोगों ने पानी डाला। मैं तो केवल वहां एक आध दिन जाके पौधा लगवाने में सहयोग किया, या भाषण दिया, बताया, एक आध दो पौधा मैंने लगाया, बाकी जनता ही उस बात को समझी। और वही हाल अपने राजनांदगांव शहर में भी है। बहुत सारे हमारे क्लब हैं, बहुत सारी सोसाइटी के लोग हैं, महिलाएं हैं, इवन बच्चे हैं, जो कि पेड़ पौधा लगाए, उसकी फोटो मेरे पास भेजे, पानी डालते हैं, और अब पेड़ बन गया तो भी भेजते हैं। तो पूरा शहर
यहाँ बहुत लोग अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा शहर हमारा है, संस्कारधानी है। तो और लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि और अपन इसको अच्छा बनाएं, अतिक्रमण से इस शहर को बचाएं। हम लोग वैदिक, आपने वेद पढ़ा है, इसको स्कूल में क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? क्योंकि इससे फायदा तो बहुत होता है। और वैदिक मैथ्स क्यों पढ़ाया जाता है, जबकि हम ये हमारे इंडिया में उसके ऊपर हमारे साइंटिस्ट स्टडी क्यों नहीं करते? हमारे बच्चों को वेद के द्वारा, वैदिक मैथ्स के द्वारा पढ़ाने की क्यों जरूरी है? और साइंस जो मॉडर्न मैथ्स है, मतलब मेरा उसमें क्वेश्चन है ऐसा कि नहीं बिल्कुल पूछ सकते हैं। देखिए वैदिक गणित जो है ना अब कोर्स में शामिल हो गया है, पहली बात। अभी आप यदि देखेंगे जो मैंने बताया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके भी पहले कुछ साल पहले से जब ये बात जोर पकड़ी तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपने सिलेबस में स्कूलों में 9वीं 10वीं में कई जगह शामिल किया है। वैदिक गणित कुछ जो 16 सूत्र हैं उसको पढ़ाया जा रहा है, इसकी वर्कशॉप हो रही है। इवन जैसा मैंने बताया यूनिवर्सिटीज ने भी अब नया सिलेबस जो बनाया है तो वो उसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये जो पहले जरूर हम लोगों से गलतियां हुई, मान लीजिए कि हमने अपनी जो वैदिक गणित है या गणित के प्राचीन एंशिएंट जो नॉलेज है उस पे हम लोग थोड़े से मतलब दूर थे। वैसे ही अभी जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद में मेरी खुद की तबीयत मान लो कभी खराब होती है तो बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां मैंने प्रैक्टिकल किया हूं। मैं साइंस का विद्यार्थी हूं और साइंस में भी स्वामी विवेकानंद जी को मैंने खूब पढ़ा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कोई दूसरा कह रहा है कि ये मान लो आग है जलाती है तो मत मानो, कोई बच्चा नहीं मानता, तुम प्रैक्टिकल करो कि वास्तव में इससे क्या होता है और तब फिर मानो। तो मैंने कई चीजों में प्रयोग किया, आपको विश्वास नहीं होगा, दांतों के डॉक्टर दांत न हिले इसकी दवाई मेरे से ले जाते हैं, पौधा ठीक है। कई ऐसे पौधे हैं आप यदि उसकी पत्ती को रोजाना उपयोग करेंगे तो आपका दांत मरते तक नहीं हिलेगा, गारंटी है। ऐसे ही कई ऐसे पौधे हैं जिसकी पत्तियां, जिसके फल, जिनको आप यदि रेगुलर यूज करें और अपना खान पान, जैसे आजकल बोल रहे हैं ना जंक फूड मत खाइए। भाई कभी कभी मेरे को आश्चर्य होता है, एक बार कोई मेरे से पूछा आप पिज्जा खाए हैं? मैंने कहा मैं नहीं खाया, तब तक मैं नहीं खाया था। अरे आज तक पिज्जा नहीं खाया? बोला भाई ऐसी क्या चीज है? बस उसने ऐसा कहा, मेरे को कोई बुरा नहीं लगा। मैं अभी बाजरे के टिक्कड़ खाता हूं, मक्के की रोटी खाता हूं, गेहूं की कम खाता हूं। ये जो हमें गेहूं लादा गया वो बीमारी दिया। ये देखिए आपको हर चीज जो विदेशी आके समझा रहा है ना, वो ये समझा रहा है कि आप अपने सिस्टम को छोड़िए। पहली बात जब मैं आयुर्वेद पढ़ा तो ये पता चला कि जो बीमारी जहां ज्यादा होती है उसका पौधा वहीं पैदा होता है। ये पहली खासियत है। जैसे मैं हिमालय पूरा घूमा हुआ हूं, हिमाचल प्रदेश आपको तो पता है, खुद गाड़ी ड्राइव करके मैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड भी घूमा हूं। मतलब भारत में तो अधिकांश जो जंगल है मेरा घूमा हुआ है। फिर भी मैं नहीं कहूंगा सब घूमा हूं क्योंकि भारत बहुत बड़ा है। केरल भी घूमा हूं। तो मैंने देखा कि जो चीज जहां उपयोगी है वहां वो पैदा होती है, ज्यादा उपयोग है। सांप काटने की दवा पत्थलगांव क्षेत्र में ज्यादा पैदा होती है। तो ये सब चीजों पे ना हम सभी को, हम जैसे आप लोग युवा हैं, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस पे स्पेशल जैसे हमारे रनर्स क्लब राजनांदगांव का, मैं उसकी तारीफ करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, अधिकांश लोग व्यापारी हैं, लेकिन वो जो हमारे युवा साथी हैं उनको यदि मैंने कोई चीज बताई तो उसको एडाप्ट करते हैं और पूरा इधर जो गड्ढा खोद के नीम बड़ा हुआ है पूरा उनकी पत्नी बच्चे आग पानी डालते थे। पूरा रनर्स क्लब का योगदान है बहुत सारा, मतलब शहर के अनेक क्षेत्रों में। तो वही नहीं, हर मोहल्ले में ऐसे लड़कों का ग्रुप है। जैसे मैं बताया पारी नाला में एक न्यू यूथ क्लब है। वो लड़के, मेरी बात, एक दो लड़के मेरे पढ़े हुए थे, मेरे से पढ़े हुए, बाकी मेरे से पढ़ाए हुए नहीं, लेकिन सब एज ए टीचर जैसे मैं उनको पढ़ाया हूं और उन्होंने उस चीज को माना। तो आज उनके गांव में उनकी अपनी अलग पहचान है।
तो हमको भी ऐसा करना पड़ेगा कि हम कुछ ऐसा करें, पहचान अपनी, मतलब पहचान तो कई तरह से बन सकती है, अच्छी पहचान बना लें और थोड़े थोड़े एरिया में, हमारे एक सर कहते हैं थोड़े से एरिया में काम करो, बहुत बड़ा नहीं करो। तो आप छोटे से एरिया में भी कर लेते, जैसे मैं अपने घर को हरा भरा करा, चारों मुड़ा पेड़ है बोलता हूं मैं। कोई आता है यार, जहां बोले सर कहाँ रहते हैं, मैंने कहा जिस मोहल्ले में घुसो, जिस घर के चारों तरफ पेड़ दिखे वहां गाड़ी ब्रेक मार लेना, तो मेरा घर होगा। तो वैसे ही यदि हम सब लोग करना शुरू करें, 100 लोग भी करते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। तो काफी हमारा शहर अब तो मतलब बहुत ज्यादा पर्यावरण के क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे को तो उम्मीद है, मैं हमेशा आशावादी हूँ, कभी निराश नहीं होता कि हमारा शहर शायद और सुंदर बने। लेकिन ये जो रोड है अभी, इसमें बहुत इंक्रोचमेंट हो रहा है, कई जगह हो रहा है शहर के। उसको भी रोकने के लिए सब युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा। पढ़े लिखे बड़े घर के लोग जो अपने आप बड़ा मानते हो, अपने घर का एक कमरा तोड़ दें। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक गांव था जिस गांव में बैलगाड़ी नहीं निकलती थी। तो उस गांव में मीटिंग हुई, कलेक्टर साहब बोले, वहां कलेक्टर थे राजकिशोर स्वाई, मीटिंग में बोले कि आप लोग एनएसएस, मैं एनएसएस ऑफिसर था छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज का, बोले कैंप लगाते हो, मीटिंग रखते हो, जाते हो और 10 दिन बच्चों को खिलाए पिलाए, नाचे कूदे और आ जाते हो, यही शब्द थे। मैं एकदम यंग था उस समय, 1995 की बात है, 1995। मैं बोला नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं आपको 2 बार कार्यक्रमों में आने के लिए बुलाया, लेकिन आप मेरे बच्चों से मिलने नहीं आए। बोले नहीं, आप अभी हमारा एक गांव है जहां हमारे एसडीएम साहब को भी बोला गया कि यहाँ एक भी हम ईंट नहीं तोड़ने देंगे, वहां तोड़वा दोगे? मैंने कहा मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जहाँ एसडीएम फेल हो गया, लेकिन यदि आप बोलेंगे तो मैं अपने बच्चों के साथ वहां काम कर सकता हूँ। और हम लोग गए। मैंने ये भी कहा जैसे आप अपने एसडीएम गाड़ी देते हो, मेरे को एक गाड़ी दो, ड्राइवर दो, सब दो। तो एक गाड़ी, जबकि मेरे पास कार उस समय भी थी, तो एक सरकारी गाड़ी, ड्राइवर, डीजल वीजल भरा के मिला। हम लोग गए उस गांव में, मैंने कैंप किया, ये रिकॉर्डेड है, आप ऑनलाइन ढूंढेंगे मिल जाएगा, मेरे पास भी है। और उस गांव में सभी लोग तैयार हुए कि 15 फुट की सड़क बनाएंगे, जिस घर में भी टकराएगा डंडा, 15 फुट का डंडा बना, उसको तोड़ेंगे। सबसे पहले हम सरपंच के घर में लगाए और लोग ये बोले सर परंतु डंडा आप पकड़ोगे। उस दिन सुबह से हम नाश्ता वास्ता कर लिए और भगवान की प्रार्थना करके और बच्चों को समझा दिया, तो बेटा पहला गैंती उसको मारने देना जिसका घर है। 50 बच्चे जाते थे कैंप में तब। और अगली गैंती तुम लोग अच्छी गैंती वैती में लेके गया था, गैंती फावड़ा, जैसे ही वो मारा अपने घर का थोड़ा सा ईंट तोड़ा, बाकी तुम लोग तोड़ डाला, छोड़ना नहीं उस लाइन की इस पार, बस। तो वो काम हम लोग किए, पूरे घर शाम तक हमने निशान मार दिए, तोड़ना शुरू कर दिए। फिर मैं कलेक्टर साहब को फोन करके बताया, उस गांव में फोन नहीं था, पास के गांव, तब मोबाइल नहीं हुआ करता था, 95 की बात। कलेक्टर साहब खुद जब अगले दिन देखने आए, पूरा उस समय जो पत्रकार ये शुरू हुआ था, लोकल टीवी भी, तो सब लोग को लेके आए और देखे तो पूरे घरों के सामने मलबा पड़ा था और सही 15 फुट की जगह बन गई थी। तो उन्होंने कई चीजें सैंक्शन की, सड़क में मतलब मुरूम डालने के लिए, ट्रकों को, खंबे अम्बे आ रहे थे उन सबको हटाने के लिए। और 10वें दिन फिर कलेक्टर उस गांव में आए, तो कार से अंदर तक पूरी गाड़ी उनकी चली, ट्रक चलने लगी। तो जो लोग विरोध करते थे बड़े खुश हुए कि अब हमारे घर तक बीमार होंगे तो गाड़ी आएगी। तो अतिक्रमण हटाने का भी एक काम हमारे मतलब भगवान की कृपा से हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के माध्यम, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे थे। उसमें से एक बच्चा अभी प्रदीप वाल्मीकि डीएसपी है, मेरे पास आया, उसको सतपुड़ा का सिंघम करके अभी उसको बोला गया है, बहुत अच्छा। 12 लड़के उस बैच के मेरे बने थे सब इंस्पेक्टर, अब सब डीएसपी हैं। तो ऐसे मतलब सैकड़ों बच्चे हमारे कांटेक्ट में जो आए, अब वो एक एक का नाम लेना संभव नहीं, लेकिन ऐसे जो जो जहां अभी है काम कर रहे हैं। अभी वो भेजा था मेरे को कि सर मेरे को अब सतपुड़ा का सिंघम कहते हैं, तो डीएसपी हूँ फलाने जगह, बालाघाट सब तरफ। तो सतपुड़ा बहुत बड़ी जगह है, पहाड़ी है, और उसमें एक हमारा छात्र अच्छा कर रहा है। तो हम लोग को तो टीचर्स को इसी में खुशी होती है, और आगे बढ़े, तो बच्चे आगे बढ़ते तो हमको अच्छा लगता है। तो उसने भी लेकिन काफी काम किया उस समय। ये थे पर्यावरणविद, वैदिक गणित के महारथी ओंकार लाल श्रीवास्तव, जिनसे आपने जाना प्रकृति के साथ
कैसे जीना, कैसे स्वस्थ रहना, कैसे खुश रहना। अगले एपिसोड में फिर किसी व्यक्तित्व के साथ। नमस्कार।